आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली शॉर्ट वर्ड के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को HRM का जो है वो नाम दिया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक HR ऑफिसर जो है वो लाजमी होता है, जिसका काम बेसिकली रिक्रूटमेंट का होता है। किसी नए एम्प्लॉय को अगर इदारे के अंदर रखना है तो वो एम्प्लॉय को रखने का जो काम है वो बेसिकली इस बंदे के ज़िम्मे होता है। तो आज हम लोगों ने यही इस टॉपिक के अंदर सारी की सारी बात करनी है। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर वो यहाँ पे बता रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा किस चीज़ को जाता है। कहते हैं द फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग, कहता है ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जो अगले को अट्रैक्ट करता है, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज़, और लोगों को जो है वो आगे तरक्की की तरफ भी लेके जाता है और लोगों को अपने पास भी रखता है। इसमें ये नहीं होता कि हमने अपना काम करवा लेना है और अगले को उसके अंदर किसी किस्म का कोई बेनिफिट वगैरह नहीं देना, अगले को भी इसमें बेनिफिट दिए जाते हैं। तो लिखा हुआ है एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज़ हु कैन परफॉर्म द एक्टिविटीज़ नीडेड टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कहता है वो तमाम लोग जो इदारे के मकासद को पूरा करने के लिए अहम रोल प्ले करते हैं, कहता है वो सारे के सारे जो हैं वो किस चीज़ का पार्ट होते हैं, वो HRM का पार्ट होते हैं। अगर आप बात कीजिए ज़रा HRM को लेकर तो इसके अंदर 3 मेन ऑब्जेक्ट्स बेटा पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे ये होता है, कहता है प्रोवाइडिंग क्वालिफाइड वेल ट्रेन एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली HRM का काम यहाँ पे ये होता है, इस मैनेजर का काम, कि ये ऐसे लोगों को आगे लेकर आए जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों और जिनको अगर हम लोग ट्रेन भी करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो हमारे साथ चलें और उनके साथ चलने की वजह से इदारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो। अगले नंबर पे लिखा हुआ है जिसमें बता रहा है, जो सेकंड इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर आता है उसके अंदर वो बता रहा है, कहता है मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉय इफ़ेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इदारे के अंदर काम करने में जो है वो बेहतरी आ सके, खूबसूरती आ सके और अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके के साथ इदारे के सारे कामों को जो है वो हम क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। कहते हैं इसका एक मकसद ये भी होता है। और आखिर में कहता है सेटिस्फाइंग इंडिविजुअल एम्प्लॉय नीड थ्रू मॉनिटरी कंपनसेशन बेनिफिट अपॉर्चुनिटीज़ टू एडवांस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। बेसिकली जब कोई भी बंदा किसी इदारे का पार्ट बनता है तो ये पार्ट बनने के बाद उस इदारे की तरफ से उस एम्प्लॉय को बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन का नाम देते हैं या अदर बेनिफिट्स का नाम देते हैं। लाइक उसको हर साल उसकी सैलरी के अंदर इंक्रीज़, जिसे हम इंक्रीमेंट का नाम देते हैं, इंक्रीमेंट लगाया जाता है। उसको इदारे की तरफ से मेडिकल की सहूलत मिलती है। देन अगर बीमार हो जाए तो बीमारी की सूरत के अंदर उसको जो है इदारा मेडिकल के साथ साथ उसको अदर कंपनसेशन भी पे करता है। लाइक अगर उसने इदारे में काम करते हुए 4 से 5 साल वहाँ पे अपने स्पेंड किए हैं तो उसको कोई कार वगैरह वो इनाम में मिल जाती है या उसको रिहाइश की सहूलत वगैरह। तो ये सारी की सारी जो है ये जॉब सेटिस्फेक्शन का पार्ट आ जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई मालिक हमसे खुश है, इस वजह से वो हमें ये सारी की सारी सहूलियत यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्राहम कर रहा है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है उस पॉइंट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए कि इस बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, तो बेटा कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, बेसिकली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी ये होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कि जिस बंदे को रखना है न्यूट्रल होकर रखना है। अब न्यूट्रल का मतलब ये है कि ये नहीं कि मैं कहूँ कि मेरा कोई जानने वाला है, मेरा कोई रिश्तेदार है तो मैं उस रिश्तेदार को या अपने उस दोस्त को जो है वो जॉब दिलवा दूँ। कहता है जो बंदा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो उस जॉब के वाकई काबिल होना चाहिए। जैसे हमारे मुल्क में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है कि अगर कोई एम्प्लॉय जिसका भी टाइम पूरा नहीं हुआ और उसकी डेथ वगैरह हो गई ड्यूरिंग सर्विसेज, तो हम क्या करते हैं, हम कोटे में उसकी फैमिली के किसी एक बंदे को जो है वहाँ पर लाकर बिठा देते हैं या उसकी फैमिली के किसी बंदे को इदारे के अंदर जॉब दे देते हैं। तो यही चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है, कहता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है वो एक बड़ा अहम पार्ट होता है। अगले नंबर पर पॉइंट हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। फिर उसके बाद जो है वो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग वगैरह होती है। जारी बात है जब भी कोई बंदा फ्रेश आता है तो उसके पास नॉलेज ज़रूर होता है लेकिन काम करने का उसके पास किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए इदारे में डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स वगैरह की जाती हैं और फिर चेक किया जाता है कि जो चीज़ें इनको सिखाई गई हैं क्या इदारे में जो एम्प्लॉई है उसने उनके मुताबिक वहाँ पर काम किया कि नहीं किया। इसी तरीके के साथ फिर उसका कंपनसेशन, उसकी सैलरी जो है उसको डिसाइड किया जाता है और अदर बेनिफिट्स जो हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स इस बंदे ने वहाँ पर क्या करने होते हैं, फाइनल करने होते हैं। अब नीचे अगर हम लोग देखें तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के अंदर अगर बात की जाए तो एक डायग्राम मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। इस डायग्राम के अंदर उसने बड़ी अच्छी बातें यहाँ पर की हुई हैं। सबसे पहले नंबर पे वो बता रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो कहता है आइडेंटिफाई जॉब रिक्वायरमेंट। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने ये देखना है कि आपकी जो जॉब है वो किस तरह की जॉब है।
आप किस तरह की जॉब अगले को ऑफर करवा रहे हैं, लाइक उस जॉब के बेनिफिट्स आपको क्या क्या हो सकते हैं, वो किस लेवल की जॉब है। लाइक अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पे स्केल 1 से लेकर जो है वो ऑनवर्ड आगे तक स्केल्स जाते हैं, यानी कि लोअर लेवल से एक गार्ड से लेकर, एक स्वीपर से लेकर, आप लोगों के एक गार्डनर से लेकर इस तरह के माली वगैरह जिसे हम लोग वगैरह कहते हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ से वो स्केल स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखा ये जाएगा आइडेंटिफाई जॉब रिक्वायरमेंट के भी, जो जॉब है क्या मैं उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरता हूँ कि नहीं उतरता। लाइक अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं अब ये देखूंगा ना कि वो जॉब मेरे जो है वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी है कि नहीं है। नंबर 2, जो अगले नंबर के ऊपर इस HR मैनेजर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चूज सोर्स फॉर कैंडिडेट। कि भी जब आपने जॉब के लिए लोगों को बता दिया कि एक जॉब मार्केट के अंदर आ रही है, तो लोगों को उसके बारे में पता कैसे चलेगा, ये सबसे ज़्यादा अहम है। अब लोगों को पता कहाँ से चलता है जी, नंबर 1 या तो इंटरनेट वगैरह के जरिए से पता चल जाएगा, या यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल्स का वर्ड उसने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। बेसिकली स्कूल से मुराद यहाँ पर यह है कि हम वहाँ पे कोई सेमिनार वगैरह जो होते हैं उनके ज़रिए भी अपना मैसेज जो है वो क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, या अपने एम्प्लॉयज़ के ज़रिए हम अपने मैसेज को मार्केट में कन्वे कर सकते हैं कि भाई जॉब आ रही है, तो अगर आपका कोई दोस्त जानने वाला जो है जो क्वालिफाइड है, जो इस जॉब के लिए एलिजिबल है, तो आप उसको कह के वो अप्लाई करें यहाँ पर। इसी तरीके के साथ या फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के एड्स वगैरह दे देते हैं। अब जब ऐड वगैरह आ जाता है, लोगों को डिफरेंट किस्म के सोर्स से पता चल जाता है कि हाँ भी मार्केट के अंदर कोई जॉब आई है, तो जारी बात है फिर उस जॉब से रिलेटेड आप लोगों के पास एप्लीकेशंस आती हैं। आप लोगों ने उस एप्लीकेशन के साथ उस बंदे की रिज्यूमे जो है वो कहा जाता है CV को, उस बंदे की CV, उसका बायोडाटा वहाँ पे लेना है कि उसका नाम क्या, उसकी वल्दियत क्या है, किस डेट को वो, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद उसका CNSE नंबर क्या है, देन अगले नंबर पर जो मेन चीज़ें हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी लास्ट डिग्री को सबसे पहले जो है वहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि लेटेस्ट डिग्री उसकी कौन सी है। लाइक अगर उसने मास्टर किया तो किस डिग्री में किया, अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन उसकी किस डिग्री के अंदर है, और अगर उसने इंटर किया तो इंटर उसका किस डिग्री के अंदर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पर क्या की जाती हैं, चेक की जाती हैं। चेक किए जाने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है, हम अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरे उतरे होते हैं, हम उन लोगों को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। रीज़न क्या है, इसमें कुछ फ्रेश लोग भी होते हैं और इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं। अब इसमें जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी साथ में मेंशन किया होता है। तो हमने वो सारा कुछ कर लेने के बाद जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती, वहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और टेस्ट के जरिए वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि जो उस टेस्ट को क्लियर करेगा ठीक है अभी वो जॉब पे आ सकता है, यानी कि वो जॉब इंटरव्यू के लिए हम उसको बुलाएंगे। लेकिन प्राइवेट इदारे के लिए इस तरीके से जॉब के लिए पहले वो टेस्ट वगैरह लेना और टेस्ट लेने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाना वो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो कैंडिडेट्स उनके पास आते हैं वो उन कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। मैंने आपको बताया भी है, उनसे भी टेस्ट लिया जाता है, ये नहीं कि उनसे टेस्ट नहीं होता, उनसे टेस्ट जो है वो क्वेश्चनिंग की शक्ल में किया जाता है। उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। अगर तुम उन तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स कर दें तो उनको कहा जाता है ठीक है जनाब आप वेट कर लें, आपको दोबारा जब कॉल आएगी तो इसका मतलब है कि आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, आपको फाइनल कर दिया गया। क्योंकि एक सीट, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात की जाए तो एक सीट के पीछे 5 लोग जो हैं वो रखे जाते हैं, उनमें से देखा जाता है कि बेस्ट कौन सा है। इसी तरह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जारी बात है अगर 5 बंदे भी रखने हैं तो वो किसी एक 5 बंदों का इंटरव्यू नहीं करेगी, वो 5 से ज़्यादा का करेगी कि हो सकता है हमारे पास इनसे भी कोई बेस्ट से बेस्ट हमारे पास आ जाए, और लोगों को वो पाइपलाइन के अंदर रखती है जिसमें वो देख लेती है कि भी ठीक है। क्योंकि मेन अगला पॉइंट हमारा यही है जिसमें से मेन चीज़ को क्या देखना है कि भी अब हम लोगों ने अगर एक बंदे का इंटरव्यू किया है, बंदा बहुत कॉम्पिटेंट है, अब वो सैलरी क्या डिमांड कर रहा है, जिसे हम कंपनसेशन का यहाँ पे नाम देते हैं। हमने अब ये देखना है कि वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें कह रहे हैं कि जी मुझे आप लोग जो है वो मेरा अलग से ऑफिस बना कर दें, उसके बाद आपको अगली डिमांड दे रहा है कि मेरी जो सैलरी है वो 4 लाख या 5 लाख इतनी मेरी सैलरी होनी चाहिए, मुझे अकोमोडेशन आप लोगों ने देनी है तो तब मैं आपको ज्वाइन करूंगा। एक एम्प्लॉई वो है जो कहता है कि जी स्टार्टिंग में मेरी कोई डिमांड नहीं है, जब मैं काम करूंगा तो आपको मेरे काम करने से आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह जो है वो काम करता हूँ और किस तरह से मैं इदारे के साथ चलता हूँ। आफ्टर 1 ईयर जब मेरी परफॉर्मेंस आपके आगे आ जाएगी फिर मैं आपसे बात करूंगा कि मुझे सैलरी कितनी रिक्वायर्ड है। और एक एम्प्लॉय वो होता है जो बिल्कुल जीरो से आता है और जीरो से आने के बाद इदारा ही उसको हर चीज़ सिखाता है, सिखाने के बाद उसको आगे लेकर चलता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो एक रिक्रूटमेंट का जो है वो पार्ट होती हैं। उसके बाद जाकर हम किसी भी बंदे को क्या करते हैं, इदारे के अंदर हायर करते हैं। अगले नंबर पर उसने लिखा हुआ है ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन। अगर बात की जाए यहाँ पर तो उसे ऊपर लिखा हुआ है ओरिएंटेशन के हवाले से कि ओरिएंटेशन जो होती है, ओरिएंटेशन बेसिकली कहा जाता है जिसमें हम आने वाले एम्प्लॉय को
जो नया एम्प्लॉई है उसको इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे कि जनाब इदारे के रूल्स रेगुलेशन, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, यहाँ पर सालाना जो है वो किस तरह से इंक्रीमेंट वगैरह सैलरीज़ के अंदर लगते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं, इस आप कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन का पार्ट होती हैं, जिसमें हम उनको थोड़ा सा इदारे के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा काम करने का तरीक़ेकार वगैरह भी उनको वहाँ पर क्या करते हैं, सिखा देते हैं। यानी कि उनको बताया जाएगा यहाँ पर कि अभी आप बिल्कुल न्यू हैं, तो स्टार्ट में आप लोगों को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, किसी के अंडर कर देंगे। आपने उस बंदे को देखना है कि वो काम किस तरह से कर रहा है। जब आप सारा सीख जाएंगे फिर हम आपको सेपरेटली जो है वो काम असाइन किया करेंगे। एक तरीक़ेकार ये होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि भी हमने किसी के अंडर रहकर काम करना है। दूसरा तरीक़ेकार क्या होता है कि हम कहते हैं कि भी ठीक है आप काम करें, डेली बेसिस के ऊपर हम आपकी घंटे की एक क्लास जो है वो आपके साथ लिया करेंगे, यानी कि एक लेक्चर आपको डिलीवर किया करेंगे और आपको फिर उसके मुताबिक जो है वो काम दिया जाएगा, आपने वो काम यहाँ पर करना होगा। तो ये सारे का सारा जो है वो किस चीज़ का पार्ट आ जाता है, वो ट्रेनिंग का पार्ट आ जाता है। ट्रेनिंग में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, या तो हमें काम कर करके उस काम को करने का तजर्बा इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उस काम के अंदर बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, या फिर हमें कोई लेक्चर वगैरह डिलीवर किया जाता है, हमें उस लेक्चर को सुनने के बाद उसके ऊपर अमल करना होता है। या फिर नंबर 3, जो तीसरा तरीक़ेकार होता है वो ये कि हम किसी के अंडर काम करते हैं और काम करने के बाद हमें पता चलता है कि काम करने का तरीक़ेकार वगैरह क्या है। तो ये 3 तरीक़ेकार होते हैं किसी भी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो किसी भी बंदे की जो परफॉर्मेंस है वो पहले महीने में या एक हफ्ते में आपके आगे नहीं आती। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि किसी भी एम्प्लॉय ने जब काम स्टार्ट करना होता है तो शुरू में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उस इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट होना, प्लस उस इन्वायरमेंट के मुताबिक काम करना। वहाँ पे आपके सीनियर्स बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं, मे भी कुछ आपके जूनियर्स भी वहाँ पर आपसे वहाँ पे बैठे हों, तो उस एक नए इन्वायरमेंट के अंदर जाकर एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसीलिए जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉय के लिए क्या करती हैं, उनको 1 ईयर का टाइम देती हैं। 1 साल उनके ऊपर जो है वो स्पेंडिंग करती है, यानी कि उनको सैलरी वगैरह, उनके जितने भी अदर बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे उनको दिए जाते हैं। और ये बेनिफिट्स दिए जाने के बाद वो फिर उनका फीडबैक लेते हैं और देखते हैं कि हाँ भी जो इस बंदे को काम दिया गया था, क्या इस बंदे ने उस काम को अपने टाइम के अंदर जो है वो पूरा किया, नंबर 1। क्या इस बंदे के काम करने से इदारे को किसी किस्म का कोई फ़ायदा हुआ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इसके अंदर क्या की जाती हैं, चेक की जाती हैं। और अगला जो मेन पॉइंट इसके अंदर आ जाता है वो ये कि अगर इसको किसी टीम का हिस्सा बनाकर कोई काम असाइन किया गया, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया कि सम टाइम हमें इंडिविजुअली कोई टास्क दिए जाते हैं, सम टाइम हम किसी के अंडर काम करके काम करते हैं। तो अगर हमें किसी के अंडर काम करने के लिए कहा गया तो क्या हमने उस काम को ईमानदारी के साथ, जैसे हमारे सीनियर ने हमें कहा हमने वैसे ही किया, कि हम उसमें अपनी हर बार राय देते रहे, कहीं ऐसा सीन तो नहीं है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पर चेक की जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि भाई ये जो बंदा है ये तो अपनी हर बार जो है वो बात करता है, ये किसी की बात को सुनता नहीं है। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो आपके इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अगले नंबर के ऊपर जो हमारे पास एक मेन पॉइंट है, ये बेसिकली टेस्ट चेकिंग के लिए है, जिसमें उसने बताया उसकी रीज़न क्या है कि समटाइम HR मैनेजर्स उनको देखने में तो ये लगता है कि जिस बंदे को हम लोग रख रहे हैं इदारे के लिए, इस बंदे को रखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इदारे को, लेकिन रियलिटी में समटाइम ये होता है कि उनकी की गई जो सिलेक्शन होती है ना वो इतनी बुरी इदारे के लिए साबित होती है। उसकी रीज़न क्या है कि कुछ ऐसे लोग भी हमारे इदारे का पार्ट बन जाते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलना ही नहीं होता। वो जस्ट एक ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं कि भाई हाँ काम कैसे होगा, जैसे ही हमें यहाँ से अच्छी ऑफर कोई होगी हम यहाँ से क्विट करके चले जाएंगे। तो सम टाइम HR मैनेजर से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो रिक्रूटमेंट वाला काम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, इसलिए इसको बड़े सोच समझ के किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, जिसका नाम है कंपनसेशन। अगर बात की जाए कंपनसेशन की, तो कंपनसेशन को आसान अल्फाज में हम लोग मुआवजा या तनख्वाह वगैरह कहते हैं, पैसे वगैरह कहते हैं, जो एक वर्कर को हमें पे करने पड़ते हैं उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट। अब वर्कर जो हमारे पास होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो वर्कर्स जो आवर्ली बेस यानी कि घंटों के हिसाब से काम करते हैं। अगर कोई भी वर्कर हमारे पास घंटों के हिसाब से काम कर रहा है तो उसको जो पैसे पे किए जाते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं वेजेस। लाइक आपने दिन में काम किया 8 घंटे तो आपको सैलरी भी 8 घंटे के हिसाब से मिलेगी, यानी कि पैसे भी 8 घंटे के हिसाब से मिलेंगे। और इनके साथ पर आवर जो रेट होता है, जो घंटे का रेट होता है, वो पहले डिसाइड किया जाता है कि जनाब आप चाहे चीज़ें इसके अंदर 100 बनाए, चाहे 200 बनाए, चाहे 300 बनाए, चाहे इदारा आपसे इसके अंदर जितना मर्जी काम करे, अगर आप 1 घंटा काम करेंगे तो आपको उसके बदले में लेट्स सपोज 200 रुपया मिलेगा। और अगर आपने पूरे दिन में 5 घंटे काम किया तो आपको उसके बदले में क्या होगा, 1000 रुपया पे किया जाएगा। तो जहाँ पे घंटों के हिसाब से पेमेंट होती है उसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, वो आपकी कहलाती हैं वेजेस। अगला पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है सैलरी। सैलरी में क्या होता है कि इसमें आपके साथ एक पैकेज डिसाइड होता है और पैकेज आप लोगों को हर महीने के आखिर में मिलता है। इसमें घंटों का कोई हिसाब नहीं होता। अब
अब आपने इसमें पूरे दिन काम किया या पूरे दिन में 1 घंटा काम किया या 2 घंटे काम किया, इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको आपकी सैलरी जो है वो हर मंथ के आखिर में जो है वो मिलनी ही मिलनी है। और दूसरी चीज़, अगर ऊपर वाले और नीचे वाले वेजेस और सैलरी दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो वेजेस जो हैं अगर आप काम करेंगे तो आपको मिलनी है, लेकिन सैलरीज में क्या होता है कि सैलरी में आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। लाइक अगर आप 2-3 दिन इदारे में नहीं भी आए तो तब भी आपके साथ जो पैकेज डिसाइड होता है वो आपको मिलना ही मिलना है। अब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर सैलरी जो है उसको डिफरेंट कैटेगरीज के साथ या कंपनसेशन को डिफरेंट कैटेगरीज के साथ जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। लाइक कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट के भी यहाँ पे ज़ाहिर बात है शामिल है, तो गवर्नमेंट ने अपने स्केल बनाया है, गवर्नमेंट अपने उन स्केल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपने एम्प्लॉय को पैसे पे करती है। कंपनी कुछ ऐसी हैं जो अपने प्रॉफिट के हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे पे करती हैं। कुछ एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को देखते हुए कि भी वो कितना जो है वो कॉम्पिटेंट बंदा है, इससे इदारे को कितना फ़ायदा, वो उस हिसाब से उसको पैसे पे करते हैं। तो डिफरेंट किस्म के जो है वो टूल्स यहाँ पर हमारे आगे आ जाते हैं, जिसके मुताबिक हम अगले का जो है वो कंपनसेशन यानी कि उसके मुआवजे को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कहते हैं 4 फॉर्म्स ऑफ इंसेंटिव कंपनसेशन। इंसेंटिव बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इनाम की शक्ल में जो आप लोगों को पैसा दिया जाता है। तो 4 ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको कोई भी पैसा एज ए रिवॉर्ड की शक्ल में दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपके पास आ जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग। इसका मतलब ये है कि अगर इदारे को मुनाफा होगा तो इदारा आपको उसमें से पैसे पे करेगा, लेकिन अगर इदारे को मुनाफा नहीं होगा तो इदारा उसमें से आपको किसी किस्म के कोई भी पैसे पे नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास लिखा हुआ है, कहते हैं गेन शेयरिंग। गेन शेयरिंग में क्या होता है कि इदारा जो है अगर उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसकी सेविंग ज़्यादा होगी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी तो आपको कोई बेनिफिट दिया जाएगा। अगर ये चीज़ें इंक्रीज़ नहीं होंगी, इनमें कोई इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं आएगी तो आपको किसी किस्म का बेनिफिट भी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, कहता है पे फॉर नॉलेज। पे फॉर नॉलेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सैलरी में इंक्रीज़ किया जाता है। अगर आप लोगों की जो है वो नॉलेज के अंदर इजाफा हो रहा हो तो इजाफे की वजह से या आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो तो इसके बेस के ऊपर इदारा जो है वो आपकी सैलरी क्या करता है, वहाँ पे उसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है, जिसे हम इंक्रीमेंट का नाम देते हैं। और आखिरी आती है लमसम बोनस। लमसम बोनस में क्या होता है, इसमें जितने भी पैसे देने होते हैं वो सारे के सारे एक बार पे किए जाते हैं, वो बार बार नहीं होते। और इसमें आपको ऑप्शन भी दे दी जाती है, या तो आप कैश पेमेंट ले लें या फिर आप क्या करें, कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें से कुछ शेयर्स आपको खरीदने की इजाज़त होती है। आप सारे के सारे शेयर्स नहीं खरीद सकते, और जो शेयर्स खरीदने की इजाज़त दी जाती है वो आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर होती है। एम्प्लॉय बेनिफिट की अगर बात की जाए तो सिंपल से रूल है भाई, अगर एक बंदा एक इदारे के अंदर काम कर रहा है तो काम करने की वजह से वो अपने इदारे से डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स जो है वो चाह रहा होता है कि मुझे वहाँ से बेनिफिट्स मिलें। वो बेनिफिट्स अब होते कौन कौन से, मैं यहाँ से थोड़े से रीड कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझा भी देता हूँ। कहता है एडिशनल कंपनसेशन, अजाफी उनको जो है वो मुआवजा चाहिए, अजाफी पैसे चाहिए, सच एज ओकेशन टाइम, रिटायरमेंट सेविंग प्लान, प्रॉफिट शेयरिंग, हेल्थ इन्वेस्टमेंट, जिम मेंबरशिप, चाइल्ड एंड एल्डर केयर एंड ट्यूशन रीइंबर्समेंट पेड इंटायरली और इन अ पार्ट बाय अ कंपनी। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक बंदा जब इदारे में काम कर रहा होता है तो वो इदारे से काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस कर रहा होता है। एक्सपेक्टेशंस किस तरह की कि भाई मुझे इस इदारे में काम करते हुए 5 साल या 6 साल हो गए, तो ज़ाहिर बात है अब मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं यहाँ से किसी और इदारे की तरफ मूव हो सकूँ। तो इदारा मुझे कुछ छुट्टियाँ भी दिया करे ताकि मैं ज़रा रिलैक्स होकर आया करूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर कल को मैं इदारे को छोड़कर चला जाता हूँ या मेरी रिटायरमेंट हो जाती है तो इदारा मेरी रिटायरमेंट के बदले में मुझे कुछ पैसे पे करे कि जनाब अब आप घर बैठे, घर हम आपको पैसे पे कर देते हैं, आप घर बैठे अपने जो है वो मामला जो है वो रन करें। इसके लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन आज के दौर के अंदर काम कर रही हैं जो अपने एम्प्लॉय को पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर क्या करती हैं, फ्राहम करती हैं। तो वो सारी की सारी इस चीज़ का पार्ट होती हैं। इसी तरीके के साथ प्रॉफिट शेयरिंग क्या कि उनको मुनाफे में से कुछ हिस्सा मिले। अगर वो बीमार हैं तो उनकी बीमारी के अगेंस्ट उनको मेडिकल के पैसे वगैरह जो हैं वो कुछ फ्राहम किए जाए। उनको अगर वो थोड़े से हेल्थी हैं, उन्होंने कोई जिम ज्वाइन की हुई है जिसके अंदर वो अपनी फ़िटनेस का काम कर रहे हैं, तो उनको उनकी फ़िटनेस के पैसे वहाँ पर पे किए जाएं, यानी कि जिम के पैसे पे किए जाएं ताकि वो अपनी मेंबरशिप को आगे कंटिन्यू कर सकें। और लास्ट मेन चीज़ कि अगर उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई का जो खर्चा वो इदारा बेयर करे, इदारा उनको उसके पैसे पे करे, चाहे वो पूरी की पूरी फीस पे करे या उनके हाफ पैसे पे करे, लेकिन पे उनके लाजमी वो पैसे करे ताकि वो अपने मामलात को आगे कंटिन्यू कर सकते हों।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जिसका नाम है फ्लेक्सिबल बेनिफिट। अगर फ्लेक्सिबल बेनिफिट की यहाँ पर बात की जाए तो ये सेम वही ऊपर वाले सारे के सारे पॉइंट्स हैं हमारे, जिसमें हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जी अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें वो ऐड कर देते हैं। लाइक आप लोगों की जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, आप लोगों को मेडिकल जो है वो यहाँ पर मिलना चाहिए, आपके अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, अगर आप जो है वो किसी हादसे की वजह से माजूर हो जाते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी अगर आपके अंदर पाई जाती है, अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे, तो देन ऐसी सूरत में इदारा जो है वो आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर फ्राहम करे। इदारा आपको सालाना कुछ छुट्टियों की अनाउंसमेंट वगैरह यहाँ पर कर दे। वही सेम ऊपर वाले पॉइंट है जिसको से यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है जिसका नाम है फ्लेक्सिबल वर्क। फ्लेक्सिबल वर्क की बात की जाए तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है। आज के इदारे के अंदर वैसे ये होता नहीं है। इसमें ये होता है कि इदारा अपने एम्प्लॉय को जब उसको करते काम वहाँ पे करते हुए काफ़ी सारा अर्सा गुजर जाता है तो उसको डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ दे देता है। अपॉर्चुनिटी में क्या है? अपॉर्चुनिटी नंबर 1 कि जनाब आप बता दें आप जिस वक्त आना चाहते हैं आप उस वक्त आएँ। लाइक आपकी ड्यूटी जो है वो 4 घंटे की है, आप चाहे सुबह वाले 4 घंटे काम करें, चाहे दोपहर के 4 घंटे काम करें, चाहे आप रात के 4 घंटे काम करें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। आपने आना है और आकर अपना काम करके आपने चले जाना है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं ये फ्लेक्सिबल वर्क है। इसमें होता ये है कि हम एम्प्लॉय से पूछ लेते हैं कि जनाब जो टाइम आपको सूट करता है आप उस टाइम पर आएँ, आकर अपना काम जो है वो परफॉर्म करें और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये सारे का सारा आप लोगों का फ्लेक्सिबल वर्क है। और इवन के फ्लेक्सिबल वर्क में ये भी चीज़ आ जाती है कि सम टाइम इदारा अपने एम्प्लॉय को इस चीज़ की इजाज़त दे देता है कि जनाब आप बेशक ऑफिस ना आए, आप घर बैठकर अपने काम कर लें, वहाँ से आप जो भी काम करेंगे आप वो हमें यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया करें या हमें ईमेल कर दें, हम उस काम को यहाँ से चेक कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप घर बैठे उस काम को देख लें, आपको यहाँ पे डेली आने की ज़रूरत नहीं है। आप वीक में 1 बार या मंथ में 2 से 3 बार जो है वो चक्कर लगा लें। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं ये आपका फ्लेक्सिबल वर्क कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है जिसका नाम है एम्प्लॉय सेपरेशन। एम्प्लॉय सेपरेशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये 2 तरह की होती है। एक होती है हमारा सेपरेशन बेसिकली अलग होने के लिए टर्म उसने यहाँ पर इस्तेमाल की हुई है, जिसमें एक होती है वॉलंटरी टर्नओवर और दूसरा होता है इनवॉलंटरी टर्नओवर। वॉलंटरी टर्नओवर का मतलब ये है कि इदारा अपने एम्प्लॉय को कभी भी बाउंड नहीं करेगा। वो उसको कहेगा जब आप छोड़कर जाना चाहते हैं इदारे को आप तब छोड़कर जा सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई भी आपके ऊपर रोक टोक नहीं होगी। अगर आप अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं आप अपना कारोबार जाके स्टार्ट कर लें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप किसी और जगह पे जाके जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं आप किसी और जगह पे जाके जॉब स्टार्ट कर लें। अगर इदारे के जानिब से आपके ऊपर किसी किस्म की कोई नई जॉब करने के हवाले से कोई भी किसी किस्म की कंडीशन अप्लाई ना होती हो तो देन उसे हम लोग नाम देते हैं वो आपकी वॉलंटरी टर्नओवर कहलाती है। इनवॉलंटरी टर्नओवर क्या है कि इसमें एम्प्लॉय खुद छोड़ के नहीं जाता है, उसको निकाला जाता है। अब निकाला क्यों जाता है? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है, उसका बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। तो इस वजह से या इदारे के अपने हालात इस तरह के हो चुके होते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुद निकालना शुरू कर देते हैं। अगर एम्प्लॉय खुद छोड़कर जाए तो वो वॉलंटरी टर्नओवर है, लेकिन अगर एम्प्लॉय को इदारे में से निकाला जा रहा है तो उसे हम लोग नाम देते हैं कि वो आपका इनवॉलंटरी टर्नओवर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो 2 पॉइंट्स हैं। काफ़ी सारे लोग इस पॉइंट्स के अंदर जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला पॉइंट है डाउन साइजिंग और अगला पॉइंट है आउटसोर्सिंग। डाउन साइजिंग को अगर आसान से आसान अल्फाज में मैं डिफाइन करूं तो वो कहा जाता है डिक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। आपने अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को क्या करना है? रिड्यूस करना है, कम करना है। रीज़न क्या है कि इदारे के अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। तो इदारा अपने अखराजात को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं वो आपकी डाउन साइजिंग कहलाती है। और ऐसी सूरत में जब जारी बात है एम्प्लॉय को निकाल दिया गया तो उसको किसी किस्म का कोई भी कंपनसेशन वगैरह पे नहीं किया जाता। नेक्स्ट आपके पास आता है जिसका नाम है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे इदारा एम्प्लॉय को कहता है, आप इसको थर्ड पर्सन भी कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर इसको जो है वो लोग थर्ड पर्सन की सेंस में ही यूज़ करते हैं। लेकिन आउटसोर्सिंग का जो असल मकसद है वो क्या है कि एम्प्लॉय को इदारे में आने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय बेसिकली अपने घर में बैठकर अपनी सर्विसेज फराहम करेगा। जैसे ये काम आज के दौर के अंदर जो स्मॉल लेवल के ऊपर काम किया जाता है जिसे हम लोग नाम देते हैं स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का, जो हम लोग जो नाम देते हैं, जो घरों में बैठ के काम किए जाते हैं, ये उससे रिलेटेड है कि आप लोगों के इदारे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रहें, आपको वहीं पर जो है वो पैसे वगैरह फ्राहम किए जाएंगे। रीज़न इसमें 2 तरह की ली जाती हैं। पहली रीज़न ये कि इदारा बहुत ज़्यादा अखराजात जो है वो बेयर नहीं कर सकता, इसीलिए वो क्या करता है, वो आपको कहता है कि आप अपने घर बैठकर जॉब कर लें। लाइक अगर एम्प्लॉय सारे के सारे मैं कहता हूँ कि जी ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है।